प्रोग्राम हलाते हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। आज अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ होंगे। बेनज़ीर के मतलब बड़े प्रोग्राम आज चल रहे हैं, और एक तरफ हम कहते हैं कि आज तक पाकिस्तान को कोई लीडर ही नहीं मिला और ये पाकिस्तान की हालत बन चुकी है। चलेंगे स्वीडन और उनसे पूछेंगे, जी जनाब आप क्या कहेंगे आज के हालात के बारे में। जी मुबारक साहब, असल में ये है कि हम जो पाकिस्तानी है ना, हम बड़े जाहिल लोग हैं। जी। ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, हम्म। ऐसे लोग जिनका पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई पाकिस्तान को तरक्की नहीं देना चाहता था, कोई पाकिस्तान के लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी हम पूजा करते रहे। ये भुट्टो फैमिली, ये गटर चोल लौरी, ये बाकी लोग, ये हमारे लोग जो 22 करोड़ है, क्यों भूखे मर रहे हैं 75 साल तक? क्योंकि हम लोग अपने, हमारे अंदर इतना इल्म नहीं है कि ये कौन है जो हमें बेवकूफ बनाते रहे। और ये औरत तो घेले की औरत नहीं थी। इसका बाप ने क्या क्या पाकिस्तान के साथ किया, फिर उसको सजा बहुत मिली। यानी मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम होगा जिसको सजाए मौत दी गई थी, और आइंदा आने वालों को भी शायद मिले। लेकिन ये उसी की बेटी है, और इसका खामन जो दुनिया का डाकू है, दुनिया का चोर, डाकू, बेईमान, धोखेबाज, लानती शख्स है, इसका खामन था। और ये उसकी बीवी थी, वजीर आजम थी। वजीर आजम उसमें क्या क्या जरदारी 10% वो क्या क्या कर रहा था, सब इसको पता था। और ये कोई लायक औरत नहीं थी। लेकिन हमारी क्या बख्ती है कि हम एक औरत को वजीर आजम बना के दुनिया की, मुसलमानों की तारीख में पहली वजीर आजम औरत बन गई, पहली पार्लियामेंट की स्पीकर औरत बन गई, पहली वजीर खारजा औरत बन गई। ये एहसास कमतरी जिन कौमों में होता है वो ऐसा सोचते हैं। यूरोप क्यों नहीं सोचते? यूरोप में रोज औरतें आती हैं, वजीर आजम, सदर, मिनिस्टर्स बनती हैं, उतरती हैं, किसी ने कभी नाम ही नहीं लिया। तो ये जो पीपल पार्टी वाले हैं, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन है। ये पाकिस्तान इन्होंने लूटा हुआ है। ये उसका बेटा जो है वो 3 टन उसकी लाश अभी से है। ये खा खा के आराम की रोटियां, उसका वालिद जो है वो लानती शख्स है। इंशाअल्लाह ताला मैं शुरू से कहता हूँ कि अल्लाह ताला का अज़ाब इसके ऊपर नाज़िल होगा। जैसे उसने रहमान को यूज किया था और उसके ऊपर तो हो गया, ये बच किया, इसकी भी टर्न वाली है। नलायक कौम है मुबारक साहब, अगर नलायक कौम ना होती तो आज हमारे हालात ऐसे ना होते। सर ये बताइए, 2 दफा वजीर आजम बनी और मरने के बाद बड़े उसके गुनगुनाए जा रही है, तो 2 दफा तो इसको इसी वजह से गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी कि दयानतदार नहीं थी, अमानत का हक अदा नहीं किया, और स्विट्जरलैंड में भी इन लोगों के अकाउंट थे, पैसा बाहर जाता रहा। और किस चीज़ की ये कौम, किस चीज़ का उसकी बरसी मनाती, किस चीज़ का फख्र महसूस करती, क्या किया उसने पाकिस्तान के लिए? कुछ नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना मुबारक साहब, ये हमारी बदबख्ती है ना। हम नालायक लोग हैं। पाकिस्तान के लोग नालायक ना होते, मैं रिपीट कर रहा हूँ वही फिक्र, तो आज हम दर बदर के धक्के ना खाते। ये 2000 आदमी है, 20,000 आदमी है टोटल जो पाकिस्तान को खा गए, और हम इनको फॉलो कर रहे हैं। ये खा भी गए हैं, और हमें पता भी है ये चोर हैं, लुटेरे हैं, हरामखोर हैं, बददियानत हैं, पाकिस्तान के दुश्मन है, अवाम के दुश्मन है। ये जो पीपल पार्टी है, इसने तो पाकिस्तान तोड़ दिया था कुर्सी के लिए, और उसका फिर असर क्या हुआ जिसने भी हिस्सा डाला था। और भुट्टो एक नालायक तरीन आदमी था। भुट्टो एक मदारी था, मदारी जगलर। वो सिर्फ ऐसे तकरीरें बड़बड़ करता था, और उसके अंदर कुछ नहीं था। वो पाकिस्तान का कोई वफादार नहीं था। लेकिन उसकी औलाद, उसकी बेटी उसी की बेटी थी। वो आरामखोर थे सारे। और आज भी देख लें, वो मर गई तो 2 दफा उसको वक्त के सदूर ने 2 दफा उसको करप्शन में निकाला था। उसकी गवर्नमेंट फुली करप्टेड थी, और यही जरदारी उस वक्त जो था उसका सेकंड मैन था, पीछे छुपा हुआ पैसे खा रहा था। और उसके सारे चोर, आज जो पीपल पार्टी के बड़े बड़े चोर हैं, ये सब उस वक्त भी मौजूद थे। और ये सब डाकू हैं, बहुत बड़े डाकू हैं। पाकिस्तान को उन्होंने लूट लिया, कुछ बचाया नहीं है। सिंध में क्या है? सिंध में एक पैसे की तरक्की नहीं हुई। कराची शहर जहां इनकी हुकूमत है, गंदगी का ढेर है, दुनिया का गंदगी का ढेर, मीलों मीलों बदबू जा रही है। और वहां जरदारी आरामखोर वहां बैठा हुआ है, बददियानत आदमी, लानती शख्स वहां बैठा हुआ है, और इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जिसके 15-20 बंदे हैं जो पैसा खा रहे हैं। सड़कें, गलियां, मोहल्ले, नाले आप देखें, कराची, पूरा सिंध देखें। अभी सैलाब आया था, देखें पूरा सिंध डूबा है। उन लोगों को आना नहीं इसने दिया।
थर में आप देखें, वो सराय थर में गरीबों के पास ना तो वहां पे कोई उनका घर है, ना उनकी सड़कें हैं, ना उनके पास पानी है, ना उनके पास सेहत के लिए कोई वहां पे बंदोबस्त है। तो ये फ्रॉडी शख्स, ये लानती शख्स, वो कहते हैं कि रेत की बोरियां भर भर के ट्रक लोगों को वहां भिजवाते थे थर में, और असल में रेत होती थी, उसमें कोई आटा नहीं होता था। तो ये सब कुछ इन्होंने किया, जिसको 2 दफा वज़ीर आज़म बनाया। ये पाकिस्तानी कौम नालायक तरीन कौम थी, जिसने उस जैसी औरत, बद किरदार औरत और क्या कहते हैं, लुटेरी औरत को वज़ीर आज़म बनाया था। और फिर दुनिया में एक मशहूर ओ जी इस्लामी तारीख में पहली औरत बन गई। क्या आसमान से सोना गिरा था? क्या आसमान से चांदी गिरी थी? क्या आसमान से पैसा गिरा था जब ये बनी थी? नो, ये कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इसकी 2 दफा वज़ीर आज़म की कुर्सी को नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये पाकिस्तान के चोरों में से एक चोर थी, और उसी चोरों के टोले का एक हिस्सा था। अच्छा, ये मैं बता दूं, हमारे लोग कहते हैं जनाब को मर जाए तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जब आपने काम ही कोई इंसान को वाले ना किए हो, कभी आपने अमानत का हक अदा ना किया हो, तो आपको फिर किस नाम से पुकारे? आज का कमर जावेद बाजवा है, कल को ये मर जाता है तो लोग इसको ये तो नहीं कहेंगे कि ये पाकिस्तान का हीरो था। बददियानत इंसान जो होगा उसको बददियानत ही कहेंगे ना, या तो फिर आप झूठ बोलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें, तो काम भी ऐसे करके जाएं कि लोग आपको याद रखें वाकई ना। क्यों जी? बिल्कुल सही है। देखिए, ये तो वही बात है ना, जो इल्म वाले लोग हैं वो तो जानते। जिस बंदे ने कत्ल किया और हम बोले जी मर गया, अभी छोड़ो जी, उसने 100 कत्ल किया, 20 कत्ल करके राना सनाउल्लाह मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बैठा हुआ है, तो हम उसको बोले जी इसके खिलाफ बात नहीं करेंगे, कल मर जाएगा, छोड़ो जी। वो क्या कहते हैं, वो चौधरी जो गुजरात वाला, जो इसका मुंह लटक गया है दाईं तरफ या बाईं तरफ, 20 बातें करता है, एक भी इसको समझ नहीं आती, इतनी उसकी अल्लाह के ऊपर लानत है, और वो कैसी कैसी बातें करता है। वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए काम करो। भाई तू खुद क्या करता रहे? सारी जिंदगी इन्होंने क्या क्या पाकिस्तान को लूटने के लिए, ये मुनाफिक लोग हैं, ये अयूब के साथ, ये ज़ियाउल हक के साथ, ये मुशर्रफ के साथ, ये मुस्लिम लीग नून के साथ, ये पीपल पार्टी के साथ, ये इसके साथ इमरान के साथ, हर जगह ये जो है आरामखोर लोग उसके अंदर ये शामिल रहे पाकिस्तान को लूटने के लिए। तो फिर लोगों को नसीहतें लगाते हैं, पहले अपनी शक्ल देखो, जो अल्लाह ने तुम्हें अज़ाब में डाला हुआ है उससे तौबा करो, जो पाकिस्तान के तुम लोग पैसे खाते रहे हो। हर शख्स जिसने पाकिस्तान को लूटा है, वो कोई भी था, चाहे वो वज़ीर आज़म था या सदर था या पीर था या कोई राजा था या शेख था, हम उसके खिलाफ बात करेंगे। मरने की क्या बात है? मरने के बाद तो लोग याद करते हैं, जिंदगी में तो शायद याद करे तो वो उनको बर्बाद देगा, उनका सत्यानाश करवा देगा, तो वो मरने के बाद तो लोग खुले होते हैं, फिर खुली बात करनी चाहिए। जो जिसका किरदार है वो लोगों को पता होना चाहिए। ये डाकू लोग थे, ये इसका पूरा खानदान डाकू है, ये लोरियों का खानदान डाकू है, इसी तरह और लोग कातल है कराची वाले। क्या हम उनको भूल जाएंगे जिन्होंने गरीब लोगों को चलते फिरते उनकी लाशें सड़कों पे फेंकी थी? हम उनको भूल जाएंगे? ठीक है, लोग भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। तारीख उसको नहीं भूलेगी, इसी तरह तारीख इनको भी नहीं भूलेगी। ये कोई पैसे की औरत नहीं थी, मैं यकीन करें, मैं ये कहता हूँ, ये पैसे की औरत नहीं थी, लेकिन मुसलमानों का किरदार मुबारक साहब इतना गिर गया है कि वो अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं कर सके कि कौन अच्छा था कौन बुरा था। सर, आपके स्वीडन में भी तो मेरा ख्याल खतून ही है ना सरबराह आपकी आजकल, या मुझे गलती लग रही है? क्या चीज? जी बताएं। मैंने कहा आपकी जो मिनिस्टर है, जो वजीर आजम है, वो एक खतून ही है ना स्वीडन की? जी बिल्कुल, खातून रही है, यहाँ पे खातून रही है, और अभी फिर वो नई एक हुकूमत बन गई है, मखलूत हुकूमत बन गई है, जिसमें वो मर्द आ गए, लेकिन इसके पहले खातून थी, इससे पहले भी रही है। ये तो यूरोप है, यूरोप में तो कोई कभी किसी ने ये नहीं कहा कि औरत बन गई, औरत बन गई। ये तो कहते हैं हम लोग बराबर हैं, और जो भी कोई ज्यादा अच्छा इंसान है उसको वो बना देते हैं। ईमानदारी की बात होती है, मेहनत की बात होती है, वफादारी की बात होती है, वो बगैर किसी चीज देखे वो बना लेते। ये इतनी बनाते ना कि ये खानदान, मुबारक साहब, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये मुसलमान भी नहीं थे। ये बेनजीर का खानदान, भुट्टो मुसलमान नहीं था, उसकी बेटी किधर से मुसलमान थी, उसकी बीवी किधर से मुसलमान थी, उसका बेटा जो अभी 3 टन उसकी लाश है आराम खा गए, वो किधर मुसलमान है? अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है, मुझे ख्याल आ गया, एक ब्रेक लेते हैं, बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन, अभी आपने जाना कहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। नाज़रीन, आजकल वजीर खारजा बिलावल आपको पता है, उस पर इल्ज़ाम है कि इसने 1 अरब पता नहीं कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने दौरों पर। और मैं पिछले हफ्ते मोरक्को में था, एक प्रोग्राम किया था। सर ज़फ़रुल्लाह खान जो पहले वजीर खारजा थे पाकिस्तान के, जिनको लोग आज भी इज़्ज़त और एहतराम के साथ याद रखते हैं, उनके जो अखराजात थे वो बिल्कुल मामूली से अखराजात थे और जो पैसा उनके पास होता था वो बच्चों को देते थे तालीम हासिल करे। जर्मनी में एक साहब मुझे मिले, कहते मुझे भी भेजते रहे वो पैसे, और उन्होंने मुझे पैसे भेजे और मैं तालीम हासिल की। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि कितना फ़र्क है आज के और जो हमारे पहले वजीर खारजा थे पाकिस्तान के, उनमें। ये कहते हैं जी क्यूम साहब कि मैं अपने पल्ले से 1 अरब और कुछ रुपए खर्च कर चुका हूँ। और ये भी आपको बता दूं कि यान अली के अकाउंट से इसकी टिकटें आती रही। जब यान अली पकड़ी गई उस वक्त अकाउंट जब खुले, तो ये अपने पल्ले से कहाँ से पैसे खर्च करेगा? ये सवाल है, ये मुबारक साहब एक क्वेश्चन है हमारे अदारों के लिए। अगर हमारे अदारे जिंदा होते तो इतना बड़ा मुल्क, इतने बड़े रिसोर्सेज, पाकिस्तान में क्या कोई चीज नहीं है मुबारक साहब जो पाकिस्तान को उठाने के लिए बहुत बड़े जरिया था। ये सारा पैसा तो इसका रामखोर बाप जो है, लानती शख्स जो है, जरदारी लानती शख्स, वो सारा पैसा, वो तो एक लड़की पकड़ी गई थी ना, वो इससे पहले उस लड़की ने बोला कि मुझसे पहले पता नहीं 24-25 लड़कियां थी जो ये काम कर रही थी जरदारी के लिए, और सारा पैसा अभी भी इंडिया के 5-6 जहाजों की टेक्निकल प्रॉब्लम कराची रुकते थे और वहां से दुबई जाते थे। और अखबारों में आ गया कि ये सारा पैसा जरदारी उन जहाजों के जरिए बक्से भर भर के डॉलर्स पाकिस्तान से दुबई भिजवा रहा था। आपके इदारे किधर थे? सोए हुए थे? क्या वो पाकिस्तान के दुश्मन थे या पाकिस्तान के दुश्मन है? क्या जरदारी जब पैसे भेज रहा था एयरपोर्ट के ऊपर तमाम स्टाफ जो काम करता था वो क्या पाकिस्तान के दुश्मन थे या अभी भी दुश्मन हैं? ये एक सवाल है मुबारक साहब कि पाकिस्तान वैसे गरीब नहीं हो गया ना। ये तो जरदारी की बात है। अभी जरदारी का पूरी गैंग है जो इसने रखी हुई है कराची की हुकूमत में, वो सारे डाकू हैं, चोर हैं। इसी तरह लौरियों ने फिर इनसे भी बढ़ के काम किया। लौरी तो खा गए ना पूरे पाकिस्तान को, पूरा पंजाब खा गए 12 करोड़ का, और सेंट्रल हुकूमत का पैसा खा गए। तो इससे ये पूछें कि तुम्हारा जरिया आमदनी क्या है? क्या तुम्हारा कोई जाती बिजनेस है? खरबों डॉलर का बाहर दुनिया में जो पैसा बाहर से आ रहा है तू खा रहा है? क्या तुम्हारा बाप इधर पाकिस्तान में कौन सा बिजनेस कर रहा है कि जिसकी वजह से खरबों डॉलर तुम्हारे अकाउंट में आएगी और बाहर चले गए? तुम खुद क्या कर रहे हैं? तुम इस काबिल था कि तुम्हें वजीर खारजा जो आपने जिक्र किया, जो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था मुबारक साहब, उनको कदर थी पाकिस्तान की। वो पहला वजीर खारजा मुसलमान था और दयानतदार शख्स था, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, जो एक चाय की प्याली जो है वो पाकिस्तान के पैसे से नहीं पीते थे। वो थे पाकिस्तान के वफादार लोग जो आज नहीं है। ये तो डाकू है, ये तो पाकिस्तान को आज जिन हालात में इन्होंने पहुंचा दिया है, ये इसी वजह से हो गया है कि सब डाकू पाकिस्तान को लूट रहे हैं। आपके सारे अदारे जो हैं वो खामोश बैठे हैं, क्यों? ये एक सवाल है। अच्छा साहब, ये बताइए कि डाकू ही डाकू हमारे मुल्क में नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं कि तब्दीली आएगी या हम जिस तरह पाबंदियां लग रही हैं, लोग अपने ममालिक, जो बड़े ममालिक हैं, वो अपने शहरियों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सफर करने से पहले सोच समझ के जाएं। तो आप समझते हैं कि हालात हमारे जो अंदरूनी भी खराब है, बैरूनी भी खराब है? ये तो मुबारक सा बात है ना। देखना आज आपके बड़े बड़े लोग जो है वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है दिवालिया बहुत पहले हो गया है, लेकिन इन्होंने छुपाया हुआ है और लोगों की पाँव शाँव चाट रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाएगा तो फिर हम बाद में डिक्लेयर कर दें पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। ये क्यों हुआ है? इतना पैसा हमारे पास था। अगर इमरान की बात करें तो 22-23 बिलियन डॉलर वो छोड़ गया था, आज 5 बिलियन है हमारे पास। ये 5 बिलियन 2-3 मुल्कों का उधार है जो उससे भी कम हो गया, उसमें से भी खा गए ये।
और ये बकते कितने हैं टीवी के ऊपर, ये लौरिये जो है आरामखोर बेईमान धोखेबाज कितने बकते हैं। जरदारी जो सबसे बड़ा डाकू है पाकिस्तान का, वो कितना बकता है, उसका बेटा कितना बकता है। वो मुल्ला फजलू जो हकीकत में टेररिस्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म सारी वो करवा रहा है, वो कितना बक रहा है। तो हमें अफसोस है मुबारक साहब, तमाम दानेदार लोग जो बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान के वफादार हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो सब परेशान हैं। हम सब परेशान हैं कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। जब आज तक नहीं चला तो आगे भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या हमारे वो अदारे जिनको खरबों रुपए हम दे रहे हैं, खाओ और इस मुल्क को बचाओ, वो बोल नहीं रहे। जस्टिस सिस्टम आपका जीरो है, वहां फेल हो चुका है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिवली लोग सारे बिके हुए हैं, वो इन चोरों लुटेरों ने उनको खरीदा हुआ है। तो दुनिया की तारीख देख लें कि जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर वो मुल्क, वो घर नहीं चलता तो मुल्क कैसे चलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी थैंक यू। नाज़रीन, मैंने इसलिए ये बात की थी कि कौमें उन लोगों को याद रखती हैं जो ईमानदार होते हैं। सर ज़फ़रुल्लाह खां की बात मैंने इसलिए की कि एक इंटरनेशनल अदालत के जज थे, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके इल्म में है कि एक आम आदमी अगर दयानतदार ना हो तो वो कैसे पहुँच सकता है। सिर्फ ईमानदार शख्स ही वहाँ तक पहुँच सकता है। हमारे उसके बाद जो हालात पाकिस्तान के बने, आज दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है, मौजूदा वज़ीर ख़ारजा की क्या हैसियत है। 2-2 दिन गायब रहते हैं, किसी को पता नहीं, महंगे होटलों में रहते हैं, कहते हैं जनाब ये पैसा जो है मैं अपने पल्ले से खर्च कर रहा हूँ। सवाल ये है कि पल्ले से पैसे कहाँ से है तुम्हारे पास, कौन भूख से मार रही है। बेनज़ीर की आज बरसी मना रहे हैं और बड़ा कह रहे हैं उसने बड़े कारनामे किए, मीडिया भी झूठ का सहारा ले रही। कौन सा कारनामा उसने किया? वो एक कारनामा उसके बाप का बता दिए, इधर तुम उधर हम, अलहदा 2 मुल्क कर दी। क्या किया इन लोगों ने? कौन सा को ऐसा कारनामा किया कि इनकी आप बरसियां मना रहे हैं और इनके लिए खर्चे मर्चे कर रहे हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम देखते हैं। आज मुबारक के साथ, आज पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ और आज यकूब साहब इटली से हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में। अच्छा, जितने भी प्रोग्राम होते हर बंदे की ज़ाती राय होती है, ये नहीं कि हम कोई स्पेशल या फरमाइशी प्रोग्राम तैयार करते हैं। अभी यकूब साहब को कॉल लगाई है तो मैंने यही पूछा किस मौजू पे बात करनी है, बस इतना ही सवाल था, बाकी बातचीत आप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, क्या आज लेके आए हैं हमारे नाजरीन के लिए? नाज़रीन, तो सब तो पहले मैं अर्ज करूंगा तमाम पाकिस्तान के तमाम अदारियां के, तमाम मोमन लोगों के, नेक लोगों के, हर कौम च भी बड़ी तबाही ते कौम पहुंची है। कोई ना कोई बंदा जो नेक होंदा ही है। ते जेड़ियां स्पेशल एजेंसियां ने, जेड़ा मैं 2 लफ्ज कहना, चंगे माड़े टुटे फिजे, ये मेरी अपनी जाती राय है और ये मेरे ब्लड च शामिल है। ना मैं कोई वीक लाकर ना कोई मैं कारोबारी दे, ना ये जवेद साहब नाल कोई मेरा होंदा ना कि तुसी ये समझो कि शायद कोई प्लांटेड प्रोग्राम है। बिल्कुल नहीं, दुआई खुदा दी है। जवेद साहब ये बिल्कुल 1000% जिन्हों असीं इटली च कहने मिले पर मिले बेगुनाह ने। ये मेरी जाती राय है। जे मैं ठीक कहां ते मैनू अच्छा लफ्ज़ याद कर लियो, अगर मैं गलत भी कहां तो तुसी मैनू गलत भी कह सकते हो। बेशक जो मर्जी कहो, मैं कदे तके ही नहीं। मैं जो कोई मैंने कोई जवाब सवाल करता मैं कसबी गल मैंने पता ही नहीं। मैं अपने बच्चों को किसी ना किसी वेले मैंने नहीं को पता किसी के कमेंट किए ते के नहीं किए। तो हुण मैं असल गल तरफ आवां। ठीक है जवेद साहब जी, जिस वेले ये जनरल साहब आएगा, महीना हो गया, आम साड़ियां माइयां भैणां बजुर्ग ही गल आखदे हुंदे वे पुत्तर कबूतर पगूलियों का दिसदा है। जेड़ा मर्द हुंदा है ना, वो जमदा ही उहदी 8-10 साल च अच्छाइयां बुराइयां ज़ाहिर शुरू हो जांदियां ने। क्योंकि मर्द जेड़ा हुंदा है इहदी इक गवाही हुंदी है, ते औरतां कितनियां भी काबिल होवन ना, उहदियां 2 औरतां दी इक मर्द दे बराबर गवाही है। इस वास्ते अल्लाह दी ज़ात जानदी है बेहतर भाई। जो उन्होंने फरमाया साडा ईमान है कि असीं अल्लाह दी किताब नूं, अल्लाह दे प्यारे हबीब खातम नबीर दे पक्का ईमान रखने वाले बंदे साडा ईमान है। दुनिया दी हर चीज गलत हो सकती है, ना कुरान पाक आखिरी किताब खत्म हो सकती है, ते ना जेड़ा अल्लाह दे नबी दी कोई हदीस पाक जेड़ी गलत हो सकती है। अगों उन्होंने सहाबा कराम ने, औलिया अल्लाह ने, उन्हें थोड़ा बहुत डिफरेंस होंदा, लेकिन वो भी हकीकत है। अच्छा,
ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਕੱਲ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਨਾ 27 ਤਾਰੀਖ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੈयद ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਰਾਂ ਟੀਮ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਈਫ ਉਮਰ ਬੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਈਫ ਉਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਈ ਇਹ ਮੁਸੱਲੀ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਹੈ, ਨਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਈ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਗੈਰ ਦਲੇ ਕਮੀਨੇ ਵੇਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਆਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਦਾਰੇ ਵਤਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੇਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਰਾਹੇਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਤੱਕੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੱਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿੱਜੂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਬੱਤਾ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਗੱਦਾਰੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਿਆਨੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਇਹ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇਲ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਤਲ, ਉਹਦੀ FIR ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੁਖਲਸ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ MA ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਲੰਮੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਮੇਰਾ ਯਕੂਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ FIR ਕੱਟ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੇਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਚਮਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਝੂਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਤਰਿਆਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਫਿਰ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਕਾਬਲ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ, ਨੇਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ FIR ਕੱਟਦੇ? ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ FIR ਕਟਾਏ। ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇਮਾਮ ਮਾਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੀ ਦਾੜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਦਾੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਮਨ ਮੰਨੋ?
दाड़ियां अल्लाह पाक दी कसम है मैं जाती तौर ते जानदा जे आम दुनियादार नालों बहुते जालम दरिंदे जे पैसे पीछे ये सारे सुनदे हो मेरी गल पे मैं अल्लाह ने वलियां मनने वाला बंदा मैं उलमाए कराम दा बड़ा ही एहतराम करता जे बड़ा ही सादे एहतराम मैं करना मैनू माफ करना लेकिन मैं उलमाए कराम को बैठा उलमाए कराम दा मैं ड्राइवर रहा उलमाए कराम मैं मनने वाला बंदा मैं उलमाए कराम तकिया बड़े बड़े उलमाए कराम उलमा की शक्ल जे डाकू जे बैठे कातल जे लुटदे लोकां नू धोखा देंदे जे जल्दी पीर बने जे जल्दी हकीम बने जे शाबदाबाद जे ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਜਵੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਮੁਲਕ ਬਚਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ और बूजरी छड़ दो अकील दुनिया में उसका मुनाफा कोई नहीं मैं अगे भी वर्षे पर बैठा जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता और रोंदी हो और टीवी ते आमदे बुलियां लमकांदी हो सौदे महंगे हो गए ने महंगाई हो गई है जुल्म बलबरीयत हो गई है कत्लो गलत बड़ी हो गई है दहशतगर्दी भी होगी दहशतगर्दी करवाते पिया नवाज शरीफ जेड़े बंदे इहदे पैरोकार ने नवाज शरीफ दे शहबाज शरीफ दे बाजवे दे या जरदारी दे मैं लानत नहीं भेजता क्योंकि जो मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया कि लानत ना भेजो शायद तौबा कर ले पर इन्होंने उम्मीद नहीं इन्होंने कोई तौबा करे जेडे ये MP ने MN शायद चंद बंदे जेडे गद्दार नहीं होंगे दरिंदे नहीं होंगे लेकिन वो जाहिल होंगे अकल तो कमजोर होंगे ने वो किसी की चमक तक के चंगा उन्होंने पता नहीं होता तो ही नहीं करते भी बंदा बिचू की है उत्तू की है एक हिंदू है जल्दी मुसलमान बने इसका पूरा खानदान दूजी मरियम नवाज शरीफ कदे मरियम नवाज शरीफ ना कहो करो और सफदरावान की बीवी एक्सीडेंट वाले दी इन्हें एक्सीडेंट किया और जो उन्हें जुर्माना अदा किया मरेगा पागल होकर बेदीन होकर मरेगा और जेल ही फतवे देता फिर पागल का बच्चा खोता जानवर इंसान नहीं उन्होंने इंसान कहना इंसानी की तो ही ने बेहतर है कैश भी या अपनी जान देने में अदा कर जुर्माना उन्हें जुर्माना दूजे कम अदा किया उन्होंने अपनी बीवी बना के सही मौती मर जाएगा रोल के मर जाएगा अच्छा तो वह जनाबली जवेद साहब मैं पूरी कौम अगे अपील ये है और गैर दिखाओ और गैर दिखाओ और खुदा वास्ते वाली गैर दिखाओ मरना जो आपने जेडे 400-500 बंदा मार जाओगे जेड़ा पूरे मुल्क नू बंद कर दो पूरे मुल्क की कौम बाहर निकले ये बुराई नहीं है खत्म होनी ये जरनल नू तुसी मुल्क दा एल एस्टैब्लिशमेंट दा लफ्ज़ नाल एस्टैब्लिश भी आ कर दी एस्टैब्लिशमेंट और वास्ता जे इन्हां दे लानत पै जो एस्टैब्लिशमेंट ते जब तक एस्टैब्लिशमेंट खत्म नहीं होनी इन्हां दा ना किरदार खत्म नहीं होना जब तक इन्होंने अमरीका की ट्रेनिंग खत्म नहीं होनी जब तक अमरीका की ट्रेनिंग करते रहेंगे आर्मी दे ब्रिगेडियर जनरल तब तक गद्दार पैदा होंगे उन्होंने कोई इन्हां दी वीडियो होंदियां दी बगैरती दियां भी पंजियां भी वो चेक कर लेंदे ने साज के इंसान का बच्चा कहला रामी के चलो टाइम खत्म हो गया बहुत शुक्रिया तुहाडा एक मिनट मैनूं टाइम दो एक मिनट और नाल तुर्की वाला काम करो तां बचोगे जी पुलिस है या जज ने या चीफ बैठे इलैक्शन चीफ ऑफ इलैक्शन कमिश्नर इन्होंने काम करो जो गद्दारों काम किया जाता है ना कोई जज जे ना कोई इलैक्शन कमिश्नर जे ते ना कोई जरनैल जे हाई लेवल थले पूरी फौज जी बेगुनाह जे मासूम जे उन्होंने सलाम करो उन्होंने हिफाजत करो और फौज नूं भी सोचना चाहिए कि जब तक उत्ते 20-25 जरनल है तुहाडी भी खैर नहीं लोग तुहानूं भी मार ला पैणगे अल्लाह वाले खुदा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ये अपने ज़ाती ख्यालात का इज़हार कर रहे थे यकूब साहब कल पाकिस्तान मैंने कॉल की एक दोस्त को उसने कहा जनाब प्याज को 200 रुपये से ज़्यादा प्राइस उसकी हो चुकी है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं आप सोच नहीं सकते कि चंद दिनों में पाकिस्तान में क्या होने वाला है अब जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या जो आते जाते हैं उनको भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि पाकिस्तान में प्राइसें कितनी ऊपर जा चुकी हैं महंगाई हर जगह पे हुई है मगर क्योंकि हमारी इनकम कम है हमारे पास दौलत नहीं है तो गरीब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो देखना होगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े रहे हमारे साथ मिलेंगे नए प्रोग्राम में अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज़ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अच्छा सूरत हाल ये है
यूरोप, कनाडा, अमेरिका के बाद सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को कहा कि पाकिस्तान में जाएं तो एहतियात करें, सफ़र कम करें और गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करें। ये पाकिस्तान का जो नाम दुनिया में चल रहा है, अब दहशतगर्दी में भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है, और होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाएगा कि वहाँ पे अमन नहीं, सलामती नहीं, ऊपर से हमारे भूख है और हर तरफ आप देखते हैं महंगाई है, दूसरी तरफ हमारी को मदद नहीं कर रहा, तीसरी तरफ हमारे पे कोई तबार नहीं कर रहा, चौथा ये कि हमारे अंदरूनी हालात इतने ख़राब है कि गवर्नर को पता नहीं मैंने क्या कहना है, वो जो अदालतें हैं उनको खुद नहीं पता क्या फ़ैसले करने। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। आज हमारे दोस्त होंगे पाकिस्तान से, उनसे भी पूछेंगे, सर ये आपने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता जो बीमारी जिस्म में लग जाती है वो फिर मुख्तलिफ बीमारियों का रंग जो शुरू हो जाता है, वही हालात तो नहीं मान रहे अब? नहीं जनाब अली, बाजे दी जिम्मेदारी ये है कि तू करना मुल्क कर गया ते हुणे कम बदना इंशाल्लाह, दहशतगर्दी बढ़ेगी, मुल्क अच्छा बढ़ेगी। उर्दू में मैंने कहा अगर भाजपा साहब ने इसी बात के पैसे लिए थे कि पाकिस्तान में बदअमनी होगी, यहाँ पे धमाके भी हो गए, दहशतगर्दी भी होगी, ऐसे काम हो गए, तो इसलिए तो ये बाजवा ने करके गया है। बाजवा ने जो जुल्म किया ना इस मुल्क के साथ, वो किसी जर्नैल ने नहीं की। अच्छा, आज बेनज़ीर को की बरसी मनाई जा रही, आप समझते हैं कि बेनज़ीर कोई ऐसी लीडर थी कि पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकती? 2 दफा तो वो भी वजीर आजम बनी। जिस तरह हमारी मीडिया मेरे बात सुने, वो मर गई है और मरे बंदे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बस चुप ही करते। अच्छा ये बताइए, चले बात नहीं करनी चाहिए, हमारे तो कई वजीर मर गए, वजीर आजम लियाकत अली खान मर गया, ये मर गई और मर गए, तो ये लोग मरते रहेंगे और कोई इंक्वायरी भी नहीं होगी? उस पर तो बात कर सकते हैं ना कि कातिल भी गिरफ्तार ना और पैसा भी खर्च होता है। यहाँ इंक्वायरी का रवा ही नहीं है। अच्छा, बस माई शिप माई ऑर्डर, बस एक ही बात। नहीं तो ये क्यों आप देखते नहीं है कि बेनज़ीर के कातिल आज तक सामने नहीं आए, दूसरे कातिल नहीं, अब ये इमरान खान के पीछे भी पड़े हुए हैं, तो कल को फिर हम यही कहेंगे कि जनाब ये चला बेनज़ीर के कातिल का तो सबको पता है, सबको पता है। नहीं तो पकड़े अपना जरदारी है, सबको पता। हाँ वो तो सबको पता है, मगर कोई जरदारी ने तो पूरा औलाद को भी पता है, उसकी औलाद को पता, जिसकी शादी नहीं हुई तो वही में लड़की, इसका इस बात में बाप के साथ बड़ा फटा रहा है इसी वजह के मेरी माँ का कत्ल तू है। अच्छा, ये सब कुछ पता होने के बावजूद कि मेरा ये कातिल है, फिर मुर्तजा को मरवाया, फिर शाहनवाज को मरवाया, बेनज़ीर को मरवाया, सबको उसने मरवा दिया, फिर वो सदर बना दिया हमने पाकिस्तान का, जो सबसे ज्यादा सदर नहीं, जो उसकी जायदाद है उस पर कब्जा कर लिया सारा ना, जो बेनज़ीर की थी, भट्टो की थी, अब सब इसी के जरदारी के कंट्रोल में है। जितनी जमीनें जायदाद है वो सब जरदारी के कंट्रोल में। अच्छा, आप समझते हैं कि भट्टो वगैरह है ना, उनको कुछ मिलता ही नहीं चाहिए को। आप समझते हैं कि ये कातिल इसलिए नहीं पकड़े जाते कि हमारे इदारों में भी कातिल मौजूद है? बिल्कुल ही, हर ये अब देख रहे ना, ये इमरान खान पे जो हमला हुआ है उसमें कौन कौन मुलव्वस है, आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, वो भी कोई साफ इंक्वायरी नहीं हो रही। अरशद शरीफ जो कत्ल हुआ है उसमें कौन कौन से मुलव्वस है, आपको पता है, हम सारी दुनिया को पता है। अच्छा, अब यही तो मसला है, यही तो मुसीबत है कि पता सबको हम कहते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मीडिया को भी पता है, पता का क्या फायदा अगर हम किसी को कानून के मुताबिक सजा नहीं दे सकते? नहीं, आप नाम लेंगे तो आप उल्टा वो पकड़ लेंगे। जिस तरह आएगा वो अरशद शरीफ की माँ को उन्होंने जबरदस्ती कैद किया, वो अस्पताल के अंदर घरवालों को तक मिलने की इजाजत नहीं है, और उसको कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं ताकि वो मर खप जाए 2-4 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, तो उसकी माँ क्या हो रहा कि तुमने नाम क्यों लिया बाजवा का? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ शहीद को जब कत्ल किया गया तो मैंने प्रोग्राम में कहा था कि उसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में अब महफूज नहीं है और उनको चाहिए कि किसी भी दूसरे मुल्क जाके, यूरोप के या कनाडा वगैरह में, वहाँ पे
अपनी कोई अपील दायर करें और उनको बताएं कि ये मसाइल हैं हमारे। क्योंकि पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि कोई भी चीज़ ठीक करनी हो तो वो ठीक नहीं करते, कानून बदल देते हैं, बंदा मरवा देते हैं। अरशद शरीफ की वालदा जिस तरह अभी इन्होंने बताया हॉस्पिटल में दाखिल है, उन्हें कोई मिलने नहीं जा सकता। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में सच बोलना या कोई इंक्वायरी करवाना कितनी मुश्किल काम है। बेनज़ीर मर गई, लियाकत अली गया, उसके बाद और भी लोग दुनिया से गए, मगर किसी की इंक्वायरी नहीं। अच्छा, आप समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान को ले गई हैं ये लोग, वहां से हम वापस आ सकते हैं? देखिए जी, को अल्लाह का बंदा ला सकता है, वैसे तो बज़ाहिर तो कोई उम्मीद नहीं यार, क्योंकि ऐसे जो जितनी बातिल कुत्ते हैं ना वो गालिब है पाकिस्तान में। अच्छा, खोसा साहब बड़े आजकल बातिल टीवी कुत्ते पे आ गालिब रहे हैं, आपने सुना लतीफ खोसा को? जी, कुछ सुना ब्याह सुना है। अच्छा, और जब इंसान जिंदगी के आखिरी दिन लम्हात में होता है ना, तो फिर वो सच बोलने में मजबूर हो जाता है नहीं तो कि मेरा कोई पता नहीं, मैंने कब मर जाना है, तो मैं सही तो बोल दूं कब इसका। जरदारी और नवाज शरीफ सच नहीं बोलते, ये भी तो आखिर पे पहुंचे हुए हैं। बस इनके नसीब में नहीं है ना। फिरौन ने उस वक्त कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, जब फिर उसके मुंह में मट्टी डाल दी गई थी। उस वक्त मर रहा था आखिरी नमाज पे, वो अल्लाह का इकरार कर रहा था कि मैं रब नहीं हूँ, रब तेरी जात ही है, लेकिन फिर उसके मुंह में अल्लाह ताला ने मट्टी डाल दी ताकि ये अब बोल ही न सके। तो ये सच इन्होंने नहीं, इनके मुंह के ऊपर अल्लाह ताला ने मट्टी डाली हुई है इन लोगों के मुंह के अंदर। अच्छा सर, ये बताइए, ये आजकल परवेज लाई और ये जो मोनिस लाई है, ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ बातचीत हो रही है कि इतनी सीटों में हम लड़ेंगे इंतखाब और ये होगा वो होगा। आप अभी भी समझ रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? बात ये है, इमरान खान को इनकी जरूरत नहीं। इमरान खान को इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है अपने सियासी कैरियर के लिए। और दूसरी तरफ मैंने सुना है जी कि 5 सीटें एमएनए की और 10 सीटें सूबाई की वो इनको मिलनी है। उसने कहा, और वो कहता जी वो भी इलेक्शन लड़ना बल्ले के लड़ो, बल्ले के ऊपर ये लड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये बताइए कि कौमी असम्बली में जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे जी, एक एक पेश होके अपना इस्तीफा जो है वो स्पीकर के सामने पेश होगा, ये अब एक नया ड्रामा शुरू हो रहा? जी हाँ, वो स्पीकर तो चला गया सिंध, वो बरसी के ऊपर मेयर की, वहां से चला गया ना ऑस्ट्रेलिया। अब जो कल जो डिप्टी स्पीकर होगा ना, जो या उसका जो स्टाफ होगा वो अब उसको दे के आ जाएंगे इस्तीफे। कल जा रहे हैं वो। तो वो जो पहले 9 इलेक्शन हुए, वो फिर वो एक बंदा तो कोई भी नहीं, इमरान खान तो पेश नहीं हुआ था, तो वो कैसे इलेक्शन हो गए? माई आर्डर है ना मुल्क में, माई आर्डर। अच्छा, जो उसके पीछे भाजपा भी था। नहीं तो अभी आप देख रहे हैं कि कोई तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में नजर, या कोई चीज नजर नहीं आ रही? नहीं, इलेक्शन तो अब हो रहे हैं अप्रैल के एंड में या मई के फर्स्ट वीक। नहीं, मगर ऐलान तो कोई नहीं ना हुआ अभी तक। नहीं, ऐलान नहीं हुआ, हो जाएगा निशा, ऐलान भी हो जाएगा। कोई डील हुई आप पहुंच गए हैं पाकिस्तान। कौन पहुंच गया? जिन्होंने ये निगरान हुकूमत वाले 2 बंदे पहुंच गए, एक हफीज शेख और एक रजा बाकर, वो पाकिस्तान में आ गए अमेरिका से। जब वहां पे इनको बंदे नहीं मिलते, वो अमेरिका से आते हैं निगरान। और एक शबर जो जादी है, नहीं तो ये वो भी बहुत समझदार का मुर्शिदाना, वो भी उसको भी दे रहे। नहीं, सवाल ये कि ये बंदे अमेरिका से ही आते हैं पाकिस्तान में, कोई इस काबल बंदा नहीं, कोई यंग बंदा जो सामने आए। बात ये है जनाब, जो ईमानदारी वाली बात है ना, वो तो ये है कि इस मुल्क पे ऊपर जर्नैल काबिज, ठीक है, और जर्नैल जो मैंने गुजारिश की थी ना, वो पाकिस्तान से मुखलिस कम है, बल्कि है ही नहीं। वो जिसके साथ मुखलिस है ना, फिर बंदे भी उधर से आए हैं ना। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी, नाज़रीन जुड़े रहे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा, कल मुझे कुछ पाकिस्तान से मालूमात मिली हैं कि महंगाई बहुत रोज पे चली गई है और अंदरूनी हालात जो हैं पाकिस्तान के वो बहुत ख़राब हो गए। आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्या वाकई बहुत ज़्यादा महंगाई होगी? प्याज वगैरह हर चीज़ कहते हैं 200 रुपये से ऊपर चली गई। जो आपने प्याज जो है ना, मैंने उससे मंगाया था 1100 रुपए के 5 किलो। अच्छा, 1100 के 5 किलो प्याज? 1100 रुपए के 5 किलो प्याज। नहीं तो ये किधर की वो जी आप ज्यादा होगी जी। ये किधर की वो मीडिया जो महंगाई पे बड़ा शोर डाल रहे थे, बड़े बड़े वहां पे सहाफी के मार गए, लुटे गए, अब तो रहा कुछ नहीं हमारे पास। जहाँ मीडिया, उस सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, जज हजरात, जर्नैल हजरात, उनकी जो अक्सरियत है ना, वो उसको हमारा और आपका ख्याल नहीं है, सिर्फ अपने माल का ख्याल है कि माल कैसे बनाना। अब मैं हैरान आप होंगे कि बाजवा के जिस घर पे रहता है ना, वो घर 40 कनाल का है, इस्लामाबाद में 40 कनाल का। ऐसे ये जी भी बात है कि अगर 2 या 5 अफराद भी हो तो 40 कनाल में ये क्या करते हैं लोग? हाँ जी, क्या करते हैं 40 कनाल? क्या जी, बस वो जब कोई 2 साल ठहर के उसकी प्लाटिंग करेंगे तो प्लाट बेच दे। और 1 करोड़ रुपए का होना कि प्लाट बेचा भी है, ये परसों की बात। अब मेरी भी इतला है कि बेचने शुरू कर दिए हैं प्लाट, उसने वो निकलना यहाँ से। 1 करोड़ का तो बेच दिया उन्होंने, परसों वो सौदा हो गया, काम सौदा हो गया है, बल्कि पेमेंट भी हो गई है शायद। सर ये बताइए कि ये बताइए कि एक बंदे के पास एक मरला जगह नहीं है रहने के लिए, एक 40 कनाल लेके बैठा हुआ फ्री में, आप क्या समझते हैं कि कोई इसमें हमारे मुल्क में ऐसी चीज है कि जिससे आप लोगों के हुकूक जो हैं वो अब जिस तरह डाका डाल के कब्जे करते हैं, इस पे कोई कंट्रोल किया जा सके? भाजी को अल्लाह का बंदा ही आएगा तो होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा साहब। वैसे कौम मायूस नजर आ रही है आपको वहां पे? देखो जी, मेरी उम्र 73 ईयर हो गई है, तो मैंने तो आज तक कोई चीज नहीं देखी। थोड़ी सी चीज शुरू हुई थी तो उसको उन्होंने टकाने पार कर दी, चलो खुद भी चलो वो तो चलो। आज भी वो पीपल्स पार्टी की एक मोहतरमा है, वो बता रही थी कि ये इमरान खान की वजह से सारा कुछ हुआ है, पाकिस्तान की बर्बादी। जो मर्जी पे करे, बकवास करने में कोई आप किसी के ऊपर कदगन तो नहीं लगा सकते। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ओके, अल्लाह। नाज़रीन, 40 कनाल में बाजवा साहब जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम प्याज खरीद नहीं सकती, रोटी खरीद नहीं सकती, खाना खरीद नहीं सकती। इन लोगों को क्या पता गुर्बत क्या आती है, कभी कोई चीज़ इन्होंने खरीदी हो तो पता चले। बहरहाल ये चीज़ें आपके सामने इसलिए लेके आते हैं कि फैसला आप करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात है, मैं लंदन में कहीं जा रहा था तो एक बुजुर्ग बड़ी ऊंची आवाज़ में मोबाइल पे बातें कर रहे थे किसी के साथ, काफ़ी गिले शिकवे वो कर रहे थे। मेरे कान में भी आवाज़ आई क्योंकि ज़ाहिर है पंजाबी में वो बोल रहे थे, तो मैं वहाँ रुक गया और जब उन्होंने कॉल बंद की तो मैंने उनकी खैरियत पूछी। मैंने कहा पता करूँ क्या हालात है, इतने नाराज़ हो रहे हैं। ये काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। और यहाँ लंदन में आपको पता है लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं, लेकिन कोई ऊंची आवाज़ में बोले तो उसकी तरफ तवज्जो ज़रूर जाती है। खैर, पाकिस्तान में तो ये आम चीज़ें है। तो मैंने फिर उनके पास थोड़ी देर बैठ गया। मैंने कहा पूछता हूँ कि मामला क्या है। तो मैंने कहा किसके साथ बात कर रहे थे? तो वो कहने लगे कि मैं अपने भाई के साथ पाकिस्तान में बात कर रहा था। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि कब से आप यहाँ आए? तो वो कहने लगे मुझे कोई 1-1.5 साल हो गया। तो मैं यहाँ आया था अपने बच्चों के पास, बेटे के पास। तो यहाँ पे हुआ अब ये है कि मैं सारा दिन जिस सड़कों पे घूमता रहता हूँ, मुझे वो छोड़ देते हैं बेटा काम पे जाते हुए। तो मुझे
कह देता कि आप इतने बजे फिर वापस से घूम फिर के यहाँ आ जाएं और मैं आपको यहीं से ले लूँगा, जगह बनाई हुई है हमने। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सारा दिन फिर किस तरह गुजारते? कहते बस मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और वक्त पास करने के लिए लोगों को देखता रहता हूँ। कोई गाड़ी इधर से गुजरी उस पर नज़र पड़ गई, कोई इधर से गुजरी उस पर नज़र पड़ गई, तो इसी तरह मेरा वक्त गुजर रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान में था तो ज़्यादा बेहतर था, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि मैं यहाँ बेटे के पास आना चाहता था और अब सारा दिन घर में कोई भी नहीं होता, बहू भी काम पे चली जाती है, बेटा भी काम पे चला जाता है, तो मुझे यहाँ पे किसी बस स्टॉप पे किसी न किसी जगह पे छोड़ देते और मैं सारा दिन यहाँ पे गुजारता। तो मैंने कहा जो दोपहर का खाना पीना कहते वो मैं घर से ले लेता हूँ, सुबह कुछ ना कुछ ब्रेड ले लेता हूँ, साथ पानी शानी ले लेता हूँ। तो मैंने पूछा पाकिस्तान में अगर खुश थे तो फिर वहीं ज़िंदगी गुजारनी थी? कहते बीवी की वफ़ात होगी, मैं अकेला रह गया और इस तरह फिर मुझे फैमिली की वजह से वीज़ा मिल गया, मैं इंग्लैंड आ गया। सफ़र मैं इतना कर नहीं सकता कि मैं अब पाकिस्तान में बार बार जाऊं और आऊं, और बच्चों के पास टाइम नहीं है। कहते कि अब ये होना कि उसने जब मुझे यहाँ से लेना है कोई 6-7 बजे तो मैं वहाँ घर चले जाना है, और कभी पोतों ने भी हाल नहीं पूछा, उनके पास भी टाइम नहीं, वो अपने कमरे में घुस जाते हैं, बहू अपनी मसरूफियत में है और मैंने खुद ही ये खाना वगैरह गर्म करना है, खुद ही जो भी होना है ब्रेड वगैरह वो बना के तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और परेशानी ये मैं अपने भाई से कह रहा था कि यहाँ की ज़िंदगी ये अजीब है, किसी के पास टाइम नहीं है। बेटा है, मैंने उसे कई दफ़ा कहा कि मुझे पाकिस्तान भेज दो, तो वो इसलिए पाकिस्तान नहीं भेज रहा कि फिर आप वहाँ जाके हमें परेशान करेंगे और हम किस तरह आपका ख्याल रखेंगे और किस तरह मैं पाकिस्तान बार बार आऊँगा जाऊँगा या आपको बुलाऊँगा, ये भी काफ़ी महंगा काम है। तो इसलिए आप यहाँ बाकी की ज़िंदगी जिस तरह भी है गुजारें। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक केस नहीं है, यहाँ पे मैंने बेशुमार लोगों को देखा, यूके में ख़वातीन भी बूढ़ी बूढ़ी फिरती हैं नज़र आती हैं और बंदे भी बुज़ुर्ग से, और मसला यही है कि वो पाकिस्तान से तो आ गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो ज़िंदगी यूरोप की है, आप सब के इल्म में जो लोग यूरोप में रहते हैं कि पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि वहाँ आप निकले और कभी कहीं अखबार पढ़ लिया, कोई पुराना दोस्त मिल गया, कोई अगर बूढ़ी औरत है तो उसकी कोई पुरानी जानने वाली आ गई, कोई सहेली आ गई, इस तरह वहाँ पे एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। ये मसाइल आजकल यूरोप में काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं और इसका जो अब मसले का हल आप खुद देखें कि क्या निकल सकता है, क्योंकि यहाँ अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर भी मसला है। फिर ये होता है कि वो वालिदैन को टाइम नहीं दे सकते, वालिदैन का शिकवा होता है कि जनाब हम यहाँ पे आए हैं तो अब ये हमारे साथ साथ रहे, हमारे साथ बातें करे। अब सुबह अगर मियाँ बीवी काम के लिए निकलेंगे, जब वो आएंगे वो इतने थके होते हैं लंदन ट्रैफिक या यूरोप में जहाँ भी हों, वहाँ पे वो बड़ी मुश्किल घर पहुँचते हैं, फिर उनमें कोई इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी के पास बैठ के तो बातचीत करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम देना चाहिए वालिदैन को, अगर आपने बुलाया है तो थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ भी गुजारना चाहिए, वरना वो काफ़ी परेशान रहते हैं। जिस तरह ये बुज़ुर्ग ऊँची ऊँची आवाज़ में बोल रहे थे, वो शिकवे यही कर रहे थे कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे साथ कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं। नाज़रीन, हुआ ये है कि जो हमारा माहौल है पाकिस्तान का वो और है, कल्चर और है, माशरा और है, और यहाँ पे आपको पता है कि सिस्टम ही और है यूरोप का। यहाँ के जो अपने इनके जर्मनों के बूढ़े लोग हैं वो तो जब उम्र की ज़्यादा हो जाती है तो कई तो ऐसे वो जगह बनी हुई है ओल्ड होम, वहाँ पे चले जाते हैं, जैसे अल्टेहाइम कहते हैं जर्मनी में। तो कई जो है वो बेचारे फिर अकेले रहते या फिर वो जो बच्चे हैं वो कभी आगे 6 माह साल बाद एक आधा फूल दे गए, कभी क्रिसमस पे आ गए, सलाम दुआ ले ली। बहुत कम लोग जो गोरे हैं
वो अपने वालिदैन के साथ हर वक्त राब्ते में रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि अकेले लोग रहते हैं, अकेली ज़िंदगी गुजार देते हैं। यहाँ जर्मनी में जहाँ मैं ठहरता हूँ, यहाँ मेरे पास ये घर था, वो बंदा अंदर ही फौत हो गया। 3 दिन बाद आके निकाला, जब स्मेल वगैरह आई तो बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। तो हमारा जो सिस्टम, हम भी उसी के मुताबिक अब चल रहे हैं। यहाँ पे वक़्त नहीं दे सकते, बता देते हैं हमारी मजबूरी है, हमारे लिए ये मसला है, हमारे लिए ये मसला है, हमने काम ना किया तो घर का सिलसिला कैसे चलेगा। और फिर ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो वालिदैन हैं वो चाहते हैं कि हमें उसी तरह कंपनी दी जाए, उसी तरह टाइम दिया जाए, बच्चे हमें लेके जाए किसी न किसी जगह पे। तो ये एक काफ़ी बड़ा इशू आजकल बना हुआ है यूरोप में, ख़ासकर जर्मनी और इंग्लैंड में बेशुमार ये लोग आए हुए हैं। फिर कई केस ऐसे भी सामने आए हैं, अखराजात के मसाइल बनते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो गर्म के हालात है, अगर तो आपके पास पैसा वगैरह है तो फिर तो आप ठीक चल रहे हैं, अगर नहीं, यूरोप में भी पैसा नहीं तो वही स्यापा जो पाकिस्तान में, वो सेम ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत टाइम अगर वालिदैन को दिया जाए, उनके पास बैठ जाए, 10-20 मिनट, आधा घंटा को रखा हो, ताकि उनके साथ भी गुफ्तगू करें, आराम के साथ उनको बताएं कि इस तरह ज़िंदगी चल रही हमारी। फिर जो नई नस्ल है, एक हमारा ज़माना था, दादा दादी दूर से देखने, हमने दौड़ लगा देनी, नाना नानी कि वो आ रहे हमारे घर में, मगर यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं, इतनी कोई ख़ास देखी नहीं जाती। वक्त तब्दील हो चुका है, हर कोई अपने मोबाइल के साथ लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे। दादा पास बैठा हुआ है, उससे बात करना नहीं है, हज़ारों मील दूर किसी और से बातें चल रही है। तो ये हमारा जो सिस्टम है, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, अगली नस्ल जो है उसके और भी हालात ख़राब होंगे। इसलिए कोशिश करें कि एक तो अपने आप को फिट रखे आखिरी टाइम तक, और खुराक कम रखे। जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो लिमिट में खुराक खाएं। अपना आपने खुद ख्याल रखना। अगर यहाँ पे यूरोप में, आजकल तो पाकिस्तान में भी, चारपाई पे पड़ के तो किसी ने नहीं पूछना आपको, फिर एक और अजियत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो आपने जो भी करना खुद देखना है हालात क्या है यहाँ पे। अगर ज़्यादा मसला आता है, यहाँ ओल्ड होम में भेज देंगे, फिर वहाँ सारा दिन आप देखेंगे अपने लोग कम होते हैं, बात करने के लिए भी बूढ़ा आदमी पर तरसता है, काफ़ी मुश्किलात हो जाती है। तो आज मेरा ख्याल इतना ही बहुत है, क्योंकि ये नहीं कि आज रिश्ते बदल गए, दुनिया बदल गई, हर चीज़ बदल गई है, रिश्तों की कदर कम हो गई है। अगर आप गौर करें, जो हमारी उम्र के लोग हैं कि उस वक्त रिश्ते जो थे उनकी कितनी इज्जत एहतराम थी, खाला फुप्पो कोई भी था। अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। कोई शादी ब्याह पे कोई मिल गया ठीक है, वरना मोबाइल फ़ोन पे बस खैर व खरीद कभी पूछ ली किसी की। मुझे भी पिछले दिनों एक मेरा 30-35 साल बाद एक फैमिली मिली, हमारे अजीज़ ही थे, टाइम ही नहीं किसी के पास भी यहाँ। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।